नमस्कार साथियों, बीपीएससी मेंटोर के इस मंच से आपका स्वागत है। साथियों, हमने 1 से 4 तक के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको पूरा किया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जिनको हम पूरा करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है? वो ये है कि वो कौन सा देश है जिसने पूरे विश्व में पहली बार विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च करने वाला कौन सा देश हो गया भाई? चाइना। भारत ने किस देश के लिए हाल ही में ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की है? यानी कि कहीं ना कहीं उस देश के इकोनॉमी पे हमला करने की कोशिश भारत ने की है। एक थोड़ा सा उनको सबक सिखाने की कोशिश की है। और हाल ही में हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब आपको बांग्लादेश के साथ नजर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को जो है थोड़ा सा हमने जो है उनकी ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा हमने दी थी उनको हटाने की बात हमने कही है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा का मतलब ये हुआ कि हम जो अपने पोर्ट हैं उनको बांग्लादेश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो है हम उनको अगर दे दें तो हम कहते हैं कि हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी। साथियों, चोलिस्तान जो रेगिस्तान है, आपको पता है कि चोलिस्तान रेगिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हाल ही में यहाँ जो एक परियोजना थी, उस परियोजना के तहत जो है यहाँ नहर बनना था और इस नहर के बनने के खिलाफ लोग बहुत उग्र हो गए। तो एक निलंबित परियोजना के कारण ये चर्चा में था। बिल्कुल सही है। चोलिस्तान में आज से लगभग 1800-1900 वर्ष पहले हाकरा नदी जो है वो इस एरिया को सिंचित करती थी और ये एरिया जो है वो रेगिस्तान नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो एरिया है ये रेगिस्तान है, क्योंकि जो हाकरा नदी ने है वो उन्होंने अपना मार्ग चेंज कर लिया और ये कारण जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है वो रेगिस्तान हो गया। ये दोनों बातें सही हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चौथा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? साथियों, प्रधानमंत्री ने भारत के गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? विजिंजम पोर्ट में किया, ठीक है। अगर आप जो अपने आंसर्स को देखेंगे अपनी बुक के अंदर तो उन्होंने आंसर गोवा दिया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए विजिंजम। आप भी इसको चेक करके मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं जब आंसर को देख रहा था तो उन्होंने आंसर हो सकता है कि मिसटाइप हो गई हो, उन्होंने गोवा लिखा था लेकिन गलत है, ये विजिंजम होना चाहिए। केरल में है पोर्ट और ये आपको पीपीपी मॉडल पे भी बनता हुआ दिखेगा ये पोर्ट। और साथ ही साथ हाल ही में अडानी के द्वारा जो है ये अडानी के सहयोग से बनता हुआ ये पोर्ट दिखता है, ठीक है। पांचवा है कि किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा? एजुकेशन वाली जो सिटी है वो बनाई जाएगी जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। कि जो एडू सिटी बनाने की बात हो रही है कि एक ऐसी सिटी जहां एजुकेशन हब के रूप में जो है वो सिटी जो है वो उभरे, ये बनाने की बात जो है वो भारत का पहला एडू सिटी होगा। ये कहाँ चल रही है? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, नवी मुंबई, नवा रायपुर और नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा नवी मुंबई। नवी मुंबई में जो है वो नवी मुंबई भारत के नए एडू सिटी के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। छठा है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने कहा कि दुनिया का 60% जो कृषि के उत्पाद हैं केवल 9 फसलों पर निर्भर है। मतलब कि ये बताता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उतनी नहीं है कि केवल 9 फसल जो है मिलकर दुनिया के 60% कृषि उत्पाद जो है वो उत्पादित होते हैं। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे पे है। जो 85% जो लोकल क्रॉप है वो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ये कह रहा है FAO के जो अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट है वो कह रहा है। इनमें से ये कह रहा है कि इनमें असत्य कथन जो है वो चयन कीजिए। साथियों, असत्य जो कथन है वो सेकेंड वाला है कि भारत के 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के कगार पे हैं, ये गलत है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट सही है कि
केवल 9 फसल ही 60% कृषि उत्पादन के जो है में शामिल है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गलत है ना, ये इसमें बेसिकली इसी पे खेला जाता है। ठीक है, ये 85% तो बहुत ज्यादा हो गया कि स्थानीय फसलें जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पे, लेकिन लगभग आधे फसल 50% कह सकते हैं। फिर भी आप इनके डेटा जो है वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये जो 50% जो है स्थानीय फसलें जो है वो खतरे पे हैं, ये उन्होंने कहा। सातवां है कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एमपीक्यू का क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्रह्मा ने हाल ही में म्यांमार में जो है वो बहुत बड़ी भूकंप आई थी, और उसके बाद जो है हमने ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो शुरू किया था वहां मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए। ठीक है, और अभी मैं आपके ये साथ वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी एक भूकंप आई है, और ये जो भूकंप है वो पूरा जो एशिया प्रशांत महासागर के अंदर जो है, आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर के अंदर जो है वो भूकंप आई है, और बहुत तगड़ी भूकंप है। इसमें जापान और रसिया, ये जो कंट्री है ये बहुत इफेक्टेड है। आप देखेंगे फिलीपींस के आसपास का जो एरिया है वो भी, पूरी ये जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, यहाँ बहुत अ, तगड़ा भूकंप आया है। अभी आप इसकी न्यूज जो है वो चल भी रही होगी। ठीक है, और भूकंप आने के बाद, समुद्र में भूकंप आने के बाद आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट के बाद सुनामी भी जो है वो आती है। तो ये जो है वो अभी न्यूज में चल रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात बढ़ते हैं हम लोग। समग्र शिक्षा अभियान को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करनी है भाई, इसमें क्या खोजना है कि आपको ये कहना है कि इनमें जो सत्य कथन कौन कौन है वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। तो 45,830.21 करोड़ जो है वो रुपए आवंटित किए गए, बात बिल्कुल सही है। यह एक प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक जो है, हायर सेकेंडरी तक जो है, इसमें शिक्षा जो है वो शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अब तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ये तो गलत है भाई, इन सबको जो है वो केंद्रीय हिस्सा मिला है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो है। आप बस ये बात देख पाएंगे कि इसमें आवंटन कितना हुआ। तो लगभग लगभग आप याद कर लीजिए कि 45,000 करोड़ के आसपास जो है आवंटन हुआ, 45,830 करोड़ के आसपास। बस ये प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। सातवां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ये बहुत एमपीक्यू में क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। पहली अफ्रीकी महिला जो है वो कौन बनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है बॉबी बकेर, टीवा सावेज, मरियम मकेबा और सरली बोचवे। ठीक है, सातवां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरली बोचवे, और इसको हमने फटाफट 100 में भी पढ़ा था। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप, मतलब ईवी शिप की बात कर रही है, 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, उसका अनावरण किया गया। ये निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ईवी शिप है ये इसको किस कंपनी ने बनाया है। आपके ऑप्शन है इनकैट, इमरेट, इनसेट, हबर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकैट। अब इनसेट अगर हो जाएगा तो सेट में सैटेलाइट से रिलेटेड हो जाएगा ना। इनकैट आप जो है वो याद रखेंगे, इनकैट जो है वो उन्होंने इसको बनाया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता, ये भी हमने बात करी है कि वाला पहला राज्य कौन बना है, पूरे रूप से डिजिटल साक्षरता वाला जो पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला जो राज्य है वो बना है केरल।
अब आइए चेनाब ब्रिज को लेकर बात करते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचे लंबे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो बातचीत कीजिए। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट पर 459 मीटर ऊंचाई पर है और ये पुल 2 किलोमीटर लंबा है। साथियों, इसमें आपको असत्य कथन जो है वो खोजना है और असत्य कथन जो है वो दोनों ही असत्य कथन है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे लंबे ऊंचे आर्च ब्रिज है इसको चेनाब ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए कि अगर इस पुल की ऊंचाई की बात करेंगे, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर उधमपुर जो रेलवे लाइन है ना, जो 1315 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, उसका एक हिस्सा है ये। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। ठीक है, हालांकि इफिल टावर एक इफिल टावर से भी बड़ा है। एक इफिल टावर सीधे सीधे इस पुल की ऊंचाई में जो है वो शामिल हो सकता है। और अगर आप इस पुल की जो है वो लंबाई को देखेंगे तो इस पुल की लंबाई को जो अगर हम देखेंगे तो ये लंबाई है, ये सॉरी, इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर। ठीक है, तो यानी 2 किलोमीटर से कम की लंबाई है। ठीक है, और उधमपुर श्रीनगर और रियासी जिले के को जो है वो जोड़ती है। ठीक है, ये पुल आपको पता होना चाहिए। ये है चेनाब ब्रिज, तो ये 1315 मीटर की है। ठीक है, वो जो मैंने अभी जानकारी दी 1315 किलोमीटर नहीं, 1315 मीटर का इस पुल की लंबाई है। ठीक है, चलिए, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? एक शहर जो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहा है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? साथियों, आपको पता ही है कि अमरावती को जो है ऐसे शहर बनाने की बात की जा रही है जो दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से जो है वो चलेगी। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में टाइम्स की हायर एजुकेशन की एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन में है वो पहले स्थान पे है। इसमें सत्य कथन खोजना है भाई। सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है वो पहले स्थान पे है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो आइजेक को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां स्टेट और आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है। ठीक है, ये बात सही है। और हालांकि ये जो है ना आप याद नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। ये क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं और ये जो लाइन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, इसमें टॉप आपसे पूछा जाता है कि टॉप जो है भारत की तरफ से किस यूनिवर्सिटी ने जो है वो टॉप करा है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो आइजेक ही शीर्ष स्थान पर था, लेकिन इसको 48वां स्थान नहीं मिला था, इसको मिला था 38वां स्थान, 38। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये आपको पता होनी चाहिए कि इसको एशिया में कितने स्थान मिला था, 38। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? आपसे असमिया नववर्ष का प्रतीक पूछा जा रहा है। कौन सी बिहू, बिहू तो वहां नववर्ष से रिलेटेड है, लेकिन कौन सी बिहू को न्यू ईयर माना जाता है? रंगोली बिहू है, काटी बिहू है, मांद बिहू है, कौन सी बिहू को जो है वो वहां का नववर्ष माना जाता है? सही, तो इसका सही उत्तर है रंगोली बिहू जो है वहां का नववर्ष जो है असमिया नववर्ष कहा जाएगा। वह भारतीय राज्य कौन सा है जहां भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया जाएगा? साथियों, भारत का पहला एआई स्कूल जो है वो कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये है केरल में। और भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? महाराष्ट्र में। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पास एक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में किया है? पास एक्स युद्धाभ्यास आपके ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पास एक्स एक्सरसाइज, और ये पास एक्स जो है नौसेना के साथ जो है हुआ है। पास एक्स जो है
जो है हमने क्या किसके साथ किया था भाई, न्यूजीलैंड के साथ हमने पास एक्स किया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित जो आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है स्वप्नील कुशाले, विजयवीर सिद्धू, सौरभ चौधरी और अनीस भवाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयवीर सिद्धू। विजयवीर सिद्धू जो हैं वो ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने कोई पदक जीता है। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? ये एमपीक्यू हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर आपके ऑप्शन है अंसेल एडम्स, रिचर्ड एविडान, समर अबी एलोफ और रॉबर्ट कापा। तो इसका सही उत्तर होगा समर अबू एलोफ। अलोफ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि समर अबू अलोफ में लाफ आ रहा है ना, तो वर्ल्ड प्रेस फोटो जो को देखकर जो है वो लाफ आ रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हैं समर अबू एलोफ। भारत की प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है आकर्ष सराफ, रविंदर सहाय, अमित खानी और रविंदर सिंह। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव के लिए जो है वो किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा आकर्ष सराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। आकर्ष सराफ यानी आकर्ष जो है वो एक तरीके से युवा है। किस देश ने गंभीर जल संकट के लिए अपने यहाँ वाटर हाईवे नाम करके एक परियोजना शुरू की है? वाटर हाईवे नाम करके एक परियोजना जो है वो किस देश ने शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा मोरक्को ने अपने यहाँ जो एक परियोजना शुरू की है वाटर हाईवे। ये अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया भाई? इसका सही उत्तर होगा बीजिंग। और ये एक रिपीटेड प्रश्न है, हमने इसको पहले भी पढ़ा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा और इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि सत्य कथन जो है वो चुनिए, तो इसका सही उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है उससे संबंधित आपको जो न्यूज है वो क्या है वो जानिए। ये प्रश्न भी एक तरीके से रिपीटेड ही है, हमने इसको पढ़ा था कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो कहाँ स्थापित होगा भाई? अमरावती में। और ये किसके द्वारा स्थापित होगा? तो सरकार इसको स्थापित करेगी। 60,000 करोड़ से ज्यादा का परियोजना जो है इस पे खर्च करेगी इसको डेवलप करने के लिए। पूरे हालांकि अमरावती को ही डेवलप करने की जो है वो बात है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, कर्नाटक में नहीं अमरावती में होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलो के वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? आपका सही उत्तर है, आपके पास ऑप्शन है अविनाश जामवाल, हितेश गुलिया, जादूमणि सिंह और विशाल। ब्राजील में जो 70 किलो
के पुरुषों की मुक्केबाजी हो रही है, उनमें किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इसका जो नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण पदक जीत रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हितेश गुलिया। हितेश गुलिया जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, हितेश गुलिया। अब निसार जो है वो नासा और इसरो इन दोनों की संयुक्त जो है वो मिशन है। निसार और निसार से रिलेटेड आपको असत्य कथन जो है वो खोजने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए, निसार से रिलेटेड आपको असत्य कथन खोजने के लिए कहा जा रहा है कि यह नासा और इसरो की सिंथेटिक एपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बिल्कुल सही है, निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और नासा और इसरो के दोनों के सहयोग से जो है ये मिशन चालू है। इसका प्रक्षेपण 2026 में होगा, बिल्कुल गलत है। इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, ठीक है। 30 जुलाई को हुआ है, ठीक है, हो गया है। और इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, नहीं इसे जीएसएलवी द्वारा, जीएसएलवी L16 है ना, देख लेना, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो आपका जो असत्य कथन कौन सा है, इसका आपका असत्य कथन जो है वो है 2 और 3 यानी सी होगा। चलिए, जल, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच जो है वो समझौता हुआ है वाटर, सैनिटेशन और सफाई को लेकर। तो श्रीलंका, म्यांमार और भूटान में से किन के साथ हुआ है भाई? कौन जो है बहुत अच्छे से रह रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई डी, इनमें से किसी से जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो किससे हुआ है वाटर सैनिटेशन को लेकर? और ये एक तरीके से रिपीटेड प्रश्न है भाई। आप देख पा रहे हैं कि भारत और नेपाल ने, हमने आपको फटाफट 100 के भी अंदर बताया था, भारत और नेपाल ने जो है वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन और कचरा प्रबंधन के संबंध में जो है वो सहयोग की समझौता हुई है। विश्व सैन्य व्यय, वर्ल्ड एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी की बात कर ले तो उनके रुझान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व सैन्य व्यय के रुझानों पर निम्नलिखित में से जो है वो आपको क्या करना है, सही उत्तर बतानी है। कि यह रिपोर्ट सीपरी के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, बिल्कुल सही है भाई। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2024 में भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। तीसरा नहीं, आई थिंक कि दूसरा है, सेकेंड है ना, पहला सऊदी अरब था और दूसरा जो है वो भारत था, ठीक है। तो इसका सही कौन सा है? तो सही सिर्फ और सिर्फ ए है, अब चेक करके बताएंगे। 39वां नंबर है कि केंद्रीय बजट जो हम पढ़ चुके हैं 25-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। आपको पता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसमें 300 मेगावाट तक की जो है हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे कह के निम्नलिखित बातों को जो है वो पर विचार कीजिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के निम्नलिखित बातों पर जो है विचार कीजिए। इनमें असत्य कथन आपको पहचान के बताने हैं। कह रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है एक उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। साथियों गलत है, इसकी क्षमता जो है वो 300 मेगावाट तक की है। तो एक अगर गलत हो जा रहा है तो अच्छा, इसमें असत्य ही कह रहा है ना, तो असत्य कह रहा है तो एक तो होना ही चाहिए, यानी कि 2-3 नहीं हो सकता। चलिए हम 50-50 पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि यह एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य है। देखो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, नाम से ही है, तो ये मोबाइल होगा, यानी कि परिवहन युक्त तो होगा ही होगा, ठीक है। यानी 2 सही है, तो 2-2 जहां दिखे उसको काट दो। भारत में परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित और तैनात करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमने पहले भी आपको बताया है। इसमें जो गलती है वो कहाँ है? ये सेकंड नंबर में ये जो है ये रिपीटेड प्रश्न है, हमने आपको पहले भी कहा था। और भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का जो लक्ष्य है
वो 2035 तक नहीं, ये है 2033 तक। 2033 तक जो है वो कितना करनी है भाई, 5 स्वदेशी रूप से जो डिजाइन किए गए SMR विकसित करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए 40वां नंबर है कि मानव जीनोम का पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने जो है वो तैयार कर लिया है। तो मानव जीनोम जो है वो किस देश ने तैयार कर लिया है पूर्ण रूपेण मानचित्र, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वो तैयार कर लिया है। पूर्ण मानचित्र तैयार करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका बन चुका है। हाल ही में किस देश ने एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? कौन सा देश जो है वो, यानी 3D मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करके जो है वो रेलवे स्टेशन बनाया है किसने? आपको पता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमने MPQ में भी रखा था आपको कि ये जो है वो पूछा जाएगा, और देखिए आपको पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जापान ने अपने यहाँ पहली बार 3D रेलवे स्टेशन बनाए हैं 3D का प्रयोग करके। किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? गरिया और बोरसो बोरोन जो उत्सव है उसका उद्घाटन किया है 2025। गरिया और बोरसो बोरोन, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, ये मैंने कहा कि ये MPQ में पूछा जा सकता है। गरिया और बोरसो बोरोन, ठीक है, गरिया और बोरसो बोरोन जो उत्सव है 2025 ये त्रिपुरा में मनाया जाएगा। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष की आयु में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL की पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए? वैभव सूर्यवंशी 35 गेंद में जो है उन्होंने शतक मारा है। और आप देख पाएंगे कि बिहार के समस्तीपुर से है ये। IPL में जो है ये रॉयल चैलेंजर्स नहीं, IPL में राजस्थान रॉयल से इन्होंने खेला और इन्होंने ये जो 35 अगस्त शतक था ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारा था। और आप ये देख पाएंगे कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो 1,10,00,000 में बिका। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 44वां नंबर है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इनमें से क्या जो है वो सही है, इनमें से क्या सही है सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स को लेकर। तो MRSAM जो है वो भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं और इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है इन्होंने संयुक्त रूप से बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है भाई ये MPQ का। जो MRSAM जो है वो भारत और इजराइल ने साथ मिलकर जो है ये मिसाइल डेवलप करा है। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल और विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को जो है रोकने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। आइए 45वां नंबर है कि 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि पंबन ब्रिज की जो लंबाई है वो कितनी है? साथियों पंबन ब्रिज की जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। चलिए अब आते हैं वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ये वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है ना ये बहुत दिन से चलता आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नया है। ये जो सीमा पार के पास जो गांव है वहां तक मूलभूत जो आर्थिक संरचनाएं हैं उनको बनाने के लिए जो है उनको सड़कों से जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका प्रारंभ 2022 में किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें सही नहीं है कौन है, तो ये 2022 में नहीं 15 फरवरी 2023 में आरंभ हुआ था
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मैंने आपको कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है सीमावर्ती गांव है उनको समग्र और समावेशी विकास करना है, ये बात बिल्कुल सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो सेकेंड है वो 2025 से लेके 29 तक जो है बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल सही है बात। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय नहीं, इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्रालय जो है वो नोडल एजेंसी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इनमें से कौन जो है वो सही है। इनमें से जो सही है, नहीं सही नहीं है तो यानी 1 और 4 सी होगा आंसर। आते हैं 47वां नंबर की, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ। साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का जो उद्घाटन हुआ होगा वो मुंबई में ही है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही है वो बताइए। यह योजना बिहार सरकार द्वारा जो है वो शुरू की गई है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, और इसका उद्देश्य बिहार में बिजली उपभोक्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। अभी बिहार में बिजली फ्री किया जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में चलाया है। ये किसने चलाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम जो है वो किस ट्रेन में लगाया है, ये बात बताइए। तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो है इन्होंने जो है वो लगाए हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है। आप ये बताएंगे कि वंदना कटारिया जो है वो क्या खेलती थी। आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो इसका सही उत्तर है वंदना कटारिया जो है वो हॉकी खेलती थी। इस तरीके से हमने पूरे जो टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 5 जो है वो कर लिया है। इस पूरे जो भी ऑप्शंस हमने बताए हैं इनमें अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो लिखिए, ताकि कि सारे लोग जो हैं वो आपके कमेंट्स से जो है वो अपडेट हो पाए, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स को जो है वो पिन भी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे।